हेलो एवरीवन। आज हम बायो फर्टिलाइज़र टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बायो फर्टिलाइज़र का हिंदी मीनिंग जो होता है वो है जैव उर्वरक। ठीक है, जो बायो फर्टिलाइज़र है जनरली वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जीवित जीव, और फर्टिलाइज़र क्या होता है कि जो भी प्लांट न्यूट्रिएंट सोर्स, मतलब प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसका जो सोर्स है वो फर्टिलाइज़र है। मतलब जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो फर्टिलाइज़र के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को नॉर्मली पता है कि बायो फर्टिलाइज़र होता क्या है। जो बायो फर्टिलाइज़र है वो जनरली लिक्विड या फिर सॉलिड दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है कि जो भी वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करने का काम करता है। साथ में जो भी फॉस्फोरस होता है उसको सोल्यूबलाइज और मोबिलाइज करने के काम में आता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यह एक सक्रिय कोशिकीय संवर्धन है, मतलब एक्टिव सेल कल्चर है, जो तरल और ठोस मतलब लिक्विड और सॉलिड दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर या फिक्स करता है और फास्फोरस को घुलनशील व गतिशील बनाता है। तब साथ में क्या करता है कि जो भी कार्बनिक अवशेष होते हैं उनका डिकम्पोज करने का काम करता है। इसका जब हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो सीड ट्रीटमेंट करने के लिए जो सीक्वेंस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो जब हम सीड को ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले हम किसका ट्रीटमेंट करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम फंगीसाइड यूज़ करते हैं, देन उसके बाद हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं और लास्ट में हम राइजोबियम कल्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक मान लो आप FIR से याद रखना है कि फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे जो सीड जर्मिनेशन होता है। सीड जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, बीज अंकुरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें फर्स्ट है जल और सेकंड है नमी, मतलब वाटर एंड मॉइस्चर जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइट जो है वो इतना एसेंशियल फैक्टर नहीं होता है, बाकी जो वाटर और मॉइस्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद हम देखेंगे कि बायो फर्टिलाइजर्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैव उर्वरक का वर्गीकरण। तो इसमें 3 टाइप से होता है जनरली जो है। फर्स्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में भी एक तो होता है ऐसे बैक्टीरिया जो फॉस्फोरस को सोलिबलाइज करने में हेल्पफुल होते हैं, मतलब घुलनशील बनाने में, सोइल में घुलनशील बनाने में हेल्पफुल होते हैं। और दूसरा है कि ऐसे बैक्टीरिया जो फॉस्फोरस को मोबिलाइज करने के लिए, मतलब गतिशील बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, देन थर्ड जो टाइप है वो है कार्बनिक अवशेष अपघटक, मतलब ऑर्गेनिक रेसिड्यू डिकम्पोजिटर। इसके बाद हम फर्स्टली हम देखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। नाइट्रोजन फिक्सेशन जनरली होता क्या है कि जो भी अनअवेलेबल फॉर्म नाइट्रोजन जो है, जब वो अनअवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, जैसे एनवायरनमेंट है वहाँ पे हमें पता है कि वायुमंडल में 78% तक नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट प्लांट को मिल रही है। डायरेक्ट प्लांट को नहीं मिल रही, तो कुछ बैक्टीरियाज या फिर कुछ फंगस वगैरह जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करके और फिर क्या सॉइल में प्रोवाइड करवाते हैं। सॉइल से देन प्लांट में प्रोवाइड होता है। ठीक है, प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं। तो नाइट्रोजन के अनअवेलेबल फॉर्म को अवेलेबल फॉर्म में बदलना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो जनरली 3 टाइप से होता है। इसमें फर्स्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसमें क्या होता है कि जो भी जीवित जीव होते हैं उसकी सहायता से ये होता है। जैसे नॉर्मली हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया हो गए, जैसे बैक्टीरिया में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में हमें पता है कि जो राइजोबियम होता है वो सिम्बायोटिक होता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी नॉन सिम्बायोटिक में हम देख सकते हैं कि एजिटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरिलम हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया। ठीक है, इसके बाद में जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, जो एंजाइम होता है वो नाइट्रोजिनेज होता है। ठीक है, इसके साथ में इसमें जो मोलिब्डेनम और आयरन जो तत्व होते हैं वो आवश्यक होते हैं ताकि जो रिएक्शन होती है उसको उसकी वृद्धि को इंक्रीज कर सके। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड टाइप होता है वो है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। थर्ड है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो टोटल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो है 140 पिकोग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद में हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे कि राइजोस्फीयर क्या होता है, फाइलोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, तो राइजोस्फीयर जो है वो उसकी जो डिस्कवरी है वो हेल्टनर ने की है और 1904 में की गई थी। ठीक है, जबकि जो राइजोस्फीयर है इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें कि जड़ की सतह का वह क्षेत्र, मतलब जो भी रूट है उसके आसपास का ऐसा एरिया जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? राइजोस्फीयर कहेंगे। राइजोम का जो मीनिंग
होता है वो है रूट प्लस लेयर, मतलब रूट की जो लेयर के आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उसे हम राइजोस्फीयर के नाम से जानते हैं। देन जो सेकंड टर्म है फाइलोस्फीयर, फाइलोस्फीयर जो वर्ड है वो रूइनेन ने दिया है, ठीक है। और इसकी जो जनरली डेफिनेशन होती है, फिर इसका जो मीनिंग होता है कि लीफ सरफेस का ऐसा एरिया जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसे हम फाइलोस्फीयर के नाम से जानते हैं। राइजो मतलब रूट के आसपास का एरिया, ठीक है। फाइलो मतलब लीफ के आसपास का एरिया जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे। मेजरली 2 साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कि जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है उनमें इनकी क्या हेल्प रही है, इन्होंने क्या क्या खोज की है उसके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट जो है जेबी बोस्टिंगोल्ड, उन्होंने 1838 में बताया था कि जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं वो वायुमंडलीय या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं कि उनके अंदर रूट्स में जो वो नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। और इनको ना जो फादर ऑफ फील्ड फ्लो टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो सेकंड साइंटिस्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बेजरिंग, जो 1888 में इन्होंने खोज की थी। जनरली इन्होंने बताया था कि जो भी लेग्यूम्स होते हैं उनकी रूट्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में उनकी जो रूट्स होती है उसमें नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन नोड्यूल्स में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको इन्होंने आइसोलेट किया था, ठीक है। जो भी बैक्टीरिया था जैसे राइजोबियम, उसको इन्होंने क्या आइसोलेट किया था। और उसके ना जो इन्होंने क्या पहले क्या बोला था, बेसिलस रेडिसिकोला, ठीक है। और बाद में फिर उसका नाम रख दिया था राइजोबियम, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसका वर्गीकरण, ठीक है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का वर्गीकरण, यह प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है। एक तो होता है सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन और एक होता है नॉन सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो पहले हम सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसे जनरली हमने आगे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो ऐसे प्लांट्स जिनमें नोड्यूल्स प्रेजेंट रहती है और दूसरे ऐसे प्लांट्स जिसमें नोड्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहती है, ठीक है, नॉन नोड्यूल्स प्लांट। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि नोड्यूल प्लांट जो ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या गांठें या फिर नोड्यूल्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब नोड्यूल्स भी 2 टाइप से प्रेजेंट रहती है। कुछ प्लांट्स में तो रूट्स में प्रेजेंट रहती है और कुछ प्लांट्स में स्टेम में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो जो नॉर्मली जो रूट्स में प्रेजेंट रहती है, तो रूट्स में जैसे जो भी लेग्यूम्स हैं उनमें ऑलमोस्ट रूट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेग्यूम और राइजोबियम का सहजीवन, ठीक है। मतलब लेग्यूम क्रॉप की रूट्स में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। तो इन दोनों का जो एसोसिएशन है वो सिम्बायोसिस, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेम है, स्टेम में कौन सा ऐसा प्लांट है जिसकी स्टेम में नोड्यूल्स प्रेजेंट रहती है, तो सेसबेनिया रोस्ट्रेटा जो है ढेंचा की एक प्रजाति है, ठीक है। तो इसमें नोड्यूल्स जो हैं वो स्टेम में भी प्रेजेंट रहेगी और रूट्स में भी, मतलब जड़ और तने दोनों में ही ग्रंथियां पाई जाती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी अच्छा करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी नॉन लेग्यूम क्रॉप्स होती है, नॉन लेग्यूम क्रॉप्स में कौन कौन से हेल्पफुल होते हैं। एलनस और फ्रेंकिया जो होता है उनका सिम्बायोसिस चलता है प्लांट्स के साथ में। इसके बाद में जो सेकंड टाइप है बिना ग्रंथि वाले, मतलब नॉन नोड्यूल वाले, जहाँ पे गांठें नहीं पाई जाती या फिर गांठें नहीं बनाते, ठीक है। वहाँ पे कौन कौन से ये चाहिए होते हैं, जैसे बीजीए होगा, जिसमें एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहकर नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई प्लांट की रूट्स में या फिर उनकी जो नोड्यूल्स होती है उनमें प्रेजेंट है, नॉर्मली सॉइल में प्रेजेंट है कि भी नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एसिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट हम ब्रीफ में थोड़ा देखेंगे कि सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम इसमें हम राइजोबियम की विशेषताओं या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। जो राइजोबियम होता है उसका जो नेचर है वो है एरोबिक नेचर का है, ठीक है। मतलब उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा ये जो है
ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसकी फैमिली राइजोबियसी होती है और ये हेटेरोट्रोफिक होता है। हेटेरोट्रोफिक मतलब कि ये किसी प्लांट के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड रहता है, तो उसे हम हेटेरोट्रोफिक बोलते हैं। ऑटोट्रोफिक मतलब जो अपना खुद का फूड खुद बनाता हो, उसे हम ऑटोट्रोफिक के नाम से जानते हैं। जनरली लेग्यूम प्लांट्स में पाया जाता है। लेग्यूम प्लांट्स जो हैं उसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी। जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनमें नोड्यूल्स बनने का कारण क्या हो सकता है? उसमें जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स में जो नोड्यूल्स हैं वो कुछ पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्मेशन की वजह से बनती है। पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण होता है तब नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से पॉलीसेकेराइड्स रहते हैं वो? उसमें जो 2 पॉलीसेकेराइड मेन रहते हैं, ल्यूपिनॉइड और फ्लेविनॉइड, ठीक है। लेग्यूम्स में भी हम जैसे देखते हैं कि ऑलमोस्ट सभी लेग्यूम्स में सिम्बायोसिस पाया जाता है, ठीक है, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पाया जाता है। लेकिन जो राजमा है, राजमा भी एक लेग्यूम क्रॉप ही है, लेकिन जो राजमा है इसे हम शाई नोड्यूल क्रॉप के नाम से जानते हैं, मतलब शर्मीली ग्रंथि वाली क्रॉप, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन ग्रंथियाँ नहीं बनती है और उर्वरक की दृष्टि से इसे सीरियल्स की तरह माना जाता है। मतलब नॉर्मली क्या है, इसमें नेचुरली इसमें वो नाइट्रोजन जो एब्जॉर्व करने वाली या फिर नाइट्रोजन को फिक्स करने वाली जो भी नोड्यूल्स होती है वो नहीं पाई जाती है। तो इसमें जो नाइट्रोजन मतलब जो भी उर्वरक हम देते हैं, एनपीके का जो रेशियो रहता है वो नॉर्मल सीरियल्स की तरह ही रहता है, लेकिन उसमें तो सीरियल्स के कंपैरिजन में कम दिया जाता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है ऑटोमेटिक, ठीक है, जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से। लेकिन ये राजमा जो है इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो एनपीके रेशियो रखते हैं वो 120 नाइट्रोजन देते हैं और 80 किलो जो है वो फॉस्फोरस देते हैं, 40 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से पोटेशियम देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नोड्यूल्स भी जनरली 2 टाइप की होती है। एक तो होती है इफेक्टिव नोड्यूल और दूसरी होती है इनइफेक्टिव नोड्यूल्स। इफेक्टिव नोड्यूल्स को हिंदी में प्रभावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इनकी साइज़, इनका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इफेक्टिव नोड्यूल्स जो होगी उनके अगर साइज़ 2 से 8 mm के बीच में होगी तो वो इफेक्टिव नोड्यूल्स होगी, ठीक है, और उनका जो कलर है वो पिंक कलर का होता है। तो ये ऐसी जो नोड्यूल्स रहेगी वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अच्छा करती है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड टाइप की नोड्यूल्स रहेगी जैसे इनइफेक्टिव नोड्यूल्स या फिर अप्रभावी ग्रंथि, इनमें क्या होता है कि जो इनकी साइज़ होती है वो लेस देन 2 mm से मतलब लेस देन 2 mm होगी या फिर मोर देन 8 mm होगी, जबकि हमें इफेक्टिवली कितनी चाहिए होती है, 2 से 8 mm चाहिए होती है ना। और इसका जो कलर होगा वो या तो पर्पल होगा या फिर रेडिश कलर का होगा। तो इसमें क्या होगा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो नहीं होता है अच्छे से, ठीक है, फिर होता ही नहीं है ना। नेक्स्ट हमें ये पता है कि एसोसिएशन होता है कि लेग्यूम प्लांट्स हो गए और राइजोबियम हो गए, उन दोनों के बीच में एसोसिएशन और फिर सिम्बायोसिस होता है, ठीक है। तो वो किस टाइप से होता है? राइजोबियम जो है वो प्लांट को NH3 प्रोवाइड करवाता है, मतलब जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्व करता है और NH3 की फॉर्म में वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, प्लांट को। लेकिन जो लेग्यूम प्लांट होता है वो राइजोबियम को क्या देता है? फूड देता है, भोजन देता है, तभी तो इसे हेटेरोट्रोफिक के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये फूड के लिए अदर प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। जो सर्वाधिक जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वो ल्यूसार्न है, जिसका मेडिका को सेटाइवन, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो राइजोबियम का पैकेट होता है उसका जो वेट होता है वो 200 ग्राम होता है और जनरली 1 किलो सीड के उपचार के लिए ना 20 ग्राम राइजोबियम की आवश्यकता होती है। राइजोबियम पैकेट को 6 महीने के भीतर एक्सपायर हो जाता है, मतलब नॉर्मली 6 मंथ होती है इसकी एक्सपायरिंग डेट। अगर इससे ज़्यादा टाइम बाद यूज़ करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो एक्सपायर हो चुका होगा ना। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है कि विशिष्ट फसलों के लिए राइजोबियम की उपयुक्त प्रजातियां, सुटेबल स्ट्रेंथ्स ऑफ राइजोबियम फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप स्पीसीज, ठीक है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन था वो बोल्डविन एंड फ्राइड द्वारा दिया गया था। इसके अलावा जो भी स्पीसीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्पीसीज कौन सी क्रॉप में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो जो राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम जो है वो लेथाइरस हो गया, खेसारी या फिर दाल के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। इसके अलावा मशूर, लेंटिल और जो पी है मटर, तो इसमें जो लेथाइरस, लेंटिल और पी, इन तीनों में ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो हम देखेंगे नेक्स्ट की राइजोबियम ट्राइफोली, जो स्पीसीज़ है राइजोबियम की वो कौन कौन सी क्रॉप्स में प्रेजेंट होती है? वो होती है बरसीम में, क्लोवर ग्रुप जो होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है
राइजोबियम मेलिलोटी वो जो है वो ल्यूसेंट में, मेडिका ओसिटाइवा इसके साथ में मेथी में प्रेजेंट होती है। ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेगम इसका साइंटिफिक नेम है। और सेंजी, इन तीनों क्रॉप्स में कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट होती है? राइजोबियम मेलिलोटी। इसके अलावा नेक्स्ट जो है राइजोबियम फेसियोली, ये जो है ये फेसियोलस ग्रुप में, जैसे राजमा हो गया, फेसियोलस वुल्गेरिस इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। राइजोबियम जेपोनिकम जो है ये सोयाबीन में प्रेजेंट होती है। सोयाबीन का जो साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। इसके अलावा है राइजोबियम ल्यूपिनी जो है ये ल्यूपिनस सेटाइवस में प्रेजेंट होती है। और जो भी अदर क्रॉप्स बचती है फलियों वाली जिसमें पॉट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें जनरली राइजोबियम स्पीसीज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ब्रेडी राइजोबियम होता है यह धीमी गति से बढ़ने वाला राइजोबियम है, ठीक है, मतलब स्लो ग्रोविंग राइजोबियम है। और ये जनरली सोयाबीन में प्रेजेंट होता है। सोयाबीन में राइजोबियम जेपोनिकम भी होता है, लेकिन ये राइजोबियम जेपोनिकम का ही एक एग्जांपल है ब्रेडी राइजोबियम, जो क्या सोयाबीन में पाया जाता है। और ये ग्रोथ जो इसकी जो ग्रोथ रहती है वो स्लो होती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि एजोराइजोबियम, ये जो है एजोराइजोबियम ये तने की ग्रंथि वाला बैक्टीरिया है। मतलब जो ऐसा प्लांट जिसके स्टेम में नोड्यूल्स प्रेजेंट रहती है ना, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। तो ऐसा तो एक ही पढ़ा है हमने मोस्टली एग्जांपल में, वो है ढेचासेसबेनिया रोस्ट्रेटा, जिसकी स्टेम और रूट्स दोनों में ही नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली बार भी पूछा हुआ था जेट में, विभिन्न फसलों द्वारा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मात्रा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी। तो इसमें जो सनहेम्प है वो 50 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इसके अलावा ढेचा जो है वो 75 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, ल्यूसर्न 100 से 300, नॉर्मली हम एवरेज देखें तो 200 है ना, 200 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। और क्लोवर ग्रुप जो है वो 100 से 110 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। सोयाबीन में 60 से 80 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। और मूंग और उड़द में जो है वो 35 से 55 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। इसके बाद हम देखेंगे नील हरी सेवाल और एजोवा का सजीवन, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ बीजीए और एजोला, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसे जनरली हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। और ये ना जो फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। और इसकी जो फेमस स्पीसीज है वो है एनाबिना एजोला और एनाबिना नॉस्टॉक, इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, ठीक है। इसके अलावा जो एजोला है वो एजोला जो है यह मीठे पानी का फर्न है, मतलब फ्रेश वाटर में प्रेजेंट रहता है जनरली ये। और इसे दोहरी फसल ड्यूल क्रॉप के रूप में भी जाना जाता है जनरली। इसको एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और दूसरा ना इसको सुखाकर या फिर गीला जो है इसको एनिमल्स को फीड के लिए भी यूज़ में लिया, फोडर के लिए भी यूज़ में लिया जाता है, मतलब एनिमल्स को भी खिलाया जाता है ये, इसलिए इसको ड्यूल पर्पस बोलते हैं। जो नाइट्रोजन की मात्रा है, तो जब ये फ्रेश रहता है, जब बिल्कुल फ्रेश रहता है, ग्रो रहता है, वाटर में प्रेजेंट रहता है, तो इसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो 0.2 से 0.3% होता है। और जो सूखा एजोला होता है, ड्राई एजोला जो होता है, उसमें 2 से 3% नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है। और इसकी जो फेमस स्पीसीज है वो है एजोला पिनाटा। नेक्स्ट जो है नॉन सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉन सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हम देखेंगे कि एसोसिएटिव बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्स्ट, ठीक है। यह पौधों की जड़ों के साथ बिना कोई विशेष ग्रंथि बनाए निकटता से जुड़कर काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर प्लांट में रूट्स में नोड्यूल्स ही प्रेजेंट हो, नॉर्मली भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं ना बैक्टीरिया, ज़रूरी थोड़ी है कि नोड्यूल्स के अंदर ही वो प्रेजेंट होगे। तो ये नॉर्मली रिलेशनशिप रखता है और क्या नाम है उनमें प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, ठीक है। तो एजोस्पाइरिलम जो है उसकी फैमिली होती है एजोस्पाइरिलेसी। और ये क्या करते हैं, जो भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है उसको, जो भी मिलेट्स होती है जैसे सोरगम हो गया, पर्ल मिलेट और मेज हो गया, इनके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। सेकंड जो बैक्टीरिया है वो है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर है वो स्पेशली शुगर केन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछते हैं डायरेक्ट कि जो एजोस्पाइरिलम है वो कौन सी क्रॉप्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और शुगर केन में कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो शुगर केन में तो हो गया एसिटोबैक्टर, और मोस्टली जो भी मिलेट्स हैं उनमें एजोस्पाइरिलम है। देन नेक्स्ट है इसी में फ्री लिविंग, वहाँ पे तो एसोसिएशन था, यहाँ पे है फ्री लिविंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन
स्थिरीकरण, ये मिट्टी में किसी पौधे के बिना भी स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन मतलब प्लांट प्रेजेंट होगा तभी ये प्लांट से अटैच होकर फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, ये नॉर्मली सॉइल में प्रेजेंट रह के भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एक ही है, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर जो है इसके फैमिली है एजिटोबैक्टेरेसी और इसे जनरली ब्लैक यूरिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ब्लैक यूरिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये जनरली जो है सीरियल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मली ये सीरियल्स में उपयुक्त है और इसकी स्थिरीकरण क्षमता जो है वो है 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। देन नेक्स्ट हमारा जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन फिक्सेशन वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम देखेंगे फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है कि घुलनशील मतलब सोल्यूबल बनाने के लिए, और दूसरा जो है वो मोबाइल मतलब गतिशील बनाने के लिए। तो सोल्यूबल बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो भी सोइल में इनसोल्यूबल फॉस्फोरस होगा या फिर अघुलनशील फॉस्फोरस होता है उसको सोल्यूबल या फिर घुलनशील फॉस्फोरस में बदलने में हेल्पफुल होते हैं। जो बैक्टीरियाज इनसोल्यूबल फॉस्फोरस को सोल्यूबल फॉस्फोरस में कन्वर्ट करते हैं उसे हम फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि बैसिलस स्पीसीज और स्यूडोमोनास स्पीसीज। साथ में कुछ फंगस भी होती है जो भी जो इनसोल्यूबल फॉस्फोरस होते हैं उसे सोल्यूबल फॉस्फोरस में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, जिसमें हम एस्परजिलस आउमोरी और पेनिसिलियम स्पीसीज, ठीक है। इसके बाद में हम सेकंड टाइप जो है मोबिलाइजर मतलब गतिशील बनाने के लिए, फॉस्फोरस को गतिशील बनाने के लिए, यह मिट्टी में स्थित या फिर अचल फॉस्फोरस को, जो भी इमोबाइल फॉस्फोरस होता है को पौधों के लिए गतिशील या फिर मोबाइल फॉस्फोरस, मतलब देखो जो फॉस्फोरस और जिंक ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सोइल में इमोबाइल होते हैं, ठीक है। तो जैसे जो फॉस्फोरस है वो अगर सोइल में इमोबाइल है तो उसे मोबाइल बनाने के लिए जो भी बैक्टीरिया या फिर जो भी इंपॉर्टेंट है जैसे हैं फॉर एग्जाम्पल वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, गीगास्पोरा और ग्लोमस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मोबाइल बनाता है और कौन सा सोल्यूबल बनाता है। तो आप लोगों को ये दोनों के एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है। देन इसके बाद में हम देखेंगे कि माइक्रोराइजा क्या होता है। माइक्रोराइजा हमने अभी पढ़ के आए हैं कि इमोबाइल फॉस्फोरस को मोबाइल फॉस्फोरस बनाने के लिए काम में आता है। माइक्रोराइजा जो है ये इसकी जो खोज है वो फ्रैंक ने की थी 1885 में। ये ग्रीक वर्ड है और जनरली ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, माइको और राइजा। माइको मतलब होता है फंगस और राइजा मतलब रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जो भी उच्च पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होती है उसे हम राइजा के नाम से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है कि फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच के सहजीवी संबंध को माइक्रोराइजा कहते हैं, ठीक है। देन हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं इससे रिगार्डिंग वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र रूप से रहने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है। तो हमें इसका पता है कि जो एजिटोबैक्टर है इसका राइट आंसर होगा एजिटोबैक्टर, ठीक है। एजिटोबैक्टर को हम ब्लैक यूरिया के नाम से भी जानते हैं और जनरली इसको सीरियल्स के लिए काम में लेते हैं। और ये भी याद रखना है कि जो एजिटोबैक्टर होता है उसमें 10 से 15 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्सेशन करता है, ठीक है। इसके बाद में जो राइजोबियम है वो हम पढ़ के आए हैं कि सिम्बायोटिक बायोलॉजी के नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोबियम फर्टिलाइजर इज स्पेशली यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स। राइजोबियम जैव उर्वरक का उपयोग विशेष रूप से किस प्रकार की फसलों के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेग्यूमिनस क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बायो फर्टिलाइजर इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेटलैंड राइस। मतलब जो भी राइस में जब पानी भरा हुआ रहता है तो उसके वेटलैंड राइस के नाम से जानते हैं, ठीक है। वेटलैंड राइस कल्टीवेशन। जलमग्न धान की खेती के लिए कौन सा उर्वरक सबसे उपयुक्त है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजोला जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर बाय इनहेंसिंग द अपटेक ऑफ विच न्यूट्रिएंट। तो ये फॉस्फोरस जो है उसको उसके अवशोषण को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको सबको अच्छे से याद करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है स्यूडोमोनास स्ट्रिएटा। What is the symbiotic partner of the water fund एजोला is in fixing नाइट्रोजन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जलीय फंड एजोला का सहजीवी भागीदारी कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनाबिना एजोला।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एजोस्पाइरिलम बायोफर्टिलाइजर इज प्रीडोमिनेंटली यूज फॉर विच ऑफ क्रॉप। तो एजोस्पाइरिलम जैव उर्वरक का मुख्य रूप से किस फसल समूह के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मिलेट्स एंड सीरियल्स। मेजरली हम मिलेट्स के लिए यूज़ में लेते हैं, जैसे कि सोरगम हो गया, बाजरा हो गया और मेज हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सहजीवी या साहचर्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है एजोस्पाइरिलम। सो थैंक यू, अच्छे से देखो वीडियो को सारे को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।